हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो आज से हम एक सफर की शुरुआत करते हैं, एक ऐसा सफर जिसका उद्देश्य है मिशन 360। मतलब बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स हमको चाहिए। हमको नीट में टॉप रैंक चाहिए, हमको एम्स दिल्ली चाहिए, हमको टॉप के मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए। उसके लिए हम शुरुआत कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हम बायोलॉजी के बेसिक्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे ताकि हम बायोलॉजी को समझ सकें। याद रखिएगा, बायोमेंटर्स में बायोलॉजी का मतलब ये है कि यहां पे बायोलॉजी एक कहानी के समान है। इट्स लाइक ए ब्यूटीफुल स्टोरी। बायोलॉजी एक साइंस है जिसको रटने की जरूरत नहीं है। आपको यहां बायोलॉजी को आपको फील करने मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि बायोलॉजी कितना जीवंत विज्ञान है, कितना जो है वो लाइवली साइंस है। और तो उसको समझने के लिए हमें बेसिक फंडामेंटल्स पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहां पर ऐसा नहीं होगा कि जैसे एनसीईआरटी में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 दे रखा है तो हमने उसको बांटना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल नहीं करेंगे हम। के यहां पर हम बायोलॉजी को महसूस करेंगे, उसको हम जो है वो अपनी सोल से कनेक्ट करेंगे। और मैं कह रहा हूं आपसे, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा जिसका आपको आंसर ना आता हो। मतलब मेरा कहने का मेरा पर्पस इतना है कि आप बायोलॉजी से प्रेम करने लगेंगे और ये आपका पहला प्यार बन जाएगा और तभी आप एग्जाम में फोड़ कर आएंगे बायोलॉजी को। ठीक है, यही आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी करना है। मतलब कि आपको अपनी पढ़ाई से, अपनी स्टडीज से आपको प्रेम करना है। आपको पढ़ने में रस आना चाहिए, पढ़ने का मन करना चाहिए, आगे और जानने की इच्छा होना चाहिए। जैसे हम एपिसोड्स देखते हैं ना, तो उन एपिसोड में हम सोचते हैं कि अच्छा अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। बस वही बायोलॉजी के लेक्चर्स का भी उद्देश्य रहेगा कि आप जानना चाहेंगे, मैं बताना चाहूंगा और उस प्रयास में, उस कोशिश में हम नीट का पूरा सिलेबस पूरा करेंगे और एग्जाम में फोड़ कराएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हमारा जो बैच है ये ऑफिशियली इस बैच को हम जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। इट इज दी 4.0। मतलब ये हमारा चौथा बैच है जिसको हम पूरी तरीके से पूरा सिलेबस कवर करते हुए ले रहे हैं। और अगेन इट्स ऑन यूट्यूब एंड ऑल्सो ऑन एप्लीकेशन एंड दी वेबसाइट। क्लियर? चलिए, तो आज का हमारा जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो है बेटा फाउंडेशन ऑफ लाइफ साइंसेज के, यानी जो जीव विज्ञान है उसका आधार क्या है, यानी क्या बायोलॉजी एक्चुअली में है क्या चीज। तो मैं यहां पर केवल बायोलॉजी की परिभाषा नहीं बतलाऊंगा आपको, बल्कि मैं लाइफ फोर्सेस और चीजों के बारे में बात करेंगे। मतलब हमारा जो 11th क्लास एनसीईआरटी से जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन पहले हमको उस सेल को इस धरती पर लेके आना पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव टू ट्राई दैट कि वो सेल कहां है जो इस अर्थ पर आ जाए, उसको हम पढ़ सकें। क्योंकि देखिए, यदि मैं सीधा सेल लेके पढ़ाना शुरू करूंगा तो हम बहुत सारी लिंक्स को मिस कर जाएंगे और हमको लगता रहेगा कि हमें ये नहीं मालूम है, हमें वो नहीं मालूम है। यदि डॉक्टर जितेंद्र आपको पढ़ा रहे हैं तो ऐसा प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए कि हमको ये नहीं मालूम है, हमको वो नहीं मालूम है। ठीक है, क्योंकि यदि ऐसा प्रश्न उठता है तो ये मेरा फेलियर है। ठीक है, और मैं अपने लिए बहुत गंभीर हूं। चलिए, आपके सामने जो है स्क्रीन पर एक इमेज है, एक एनिमेशन है। इस एनिमेशन में आप क्या देख रहे हैं? महसूस कीजिए कि इस एनिमेशन में क्या दिखाई पड़ रहा है। आपके दिमाग में आ रहा है, जो बच्चे पढ़े हुए हैं, जानते हैं, उनको समझ में आ रहा है कि सर इस एनिमेशन में हमें दिखाई पड़ रही है एक सेल मेम्ब्रेन और उसके आर पार मॉलिक्यूल्स का हमें फ्लो दिखाई पड़ रहा है। हमें दिखाई पड़ रहा है कि एक मेम्ब्रेन है, उसके आर पार मॉलिक्यूल्स, एटम्स, पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे हैं। बेसिकली मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, आयंस मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एनिमेशन में कई सारी चीजें छिपी हुई हैं। इस एनिमेशन में फिजिक्स भी छिपा हुआ है, इस एनिमेशन में बायोलॉजी भी छिपा हुआ है, इस एनिमेशन में केमिस्ट्री भी छिपा हुआ है। केमिस्ट्री बोले तो जब हम बात करते हैं, हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं, सिलेक्टिव प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, हम जब डिफ्यूजन की बात करते हैं कि सिलेक्टेड मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल डिफ्यूज हो रहे हैं, इट्स केमिस्ट्री, इट्स आल्सो फिजिक्स, इट्स आल्सो बायोलॉजी। के जब हम बात करते हैं कि इस मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन क्या है, लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इस मेम्ब्रेन में हमने देखा प्रोटीन मॉलिक्यूल किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है, लिपिड मॉलिक्यूल किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन की बात करते हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री। पर हम ये भी देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं, डिफ्यूजन हो रहे हैं। और डिफ्यूजन के लिए एनर्जी कहां से आ रही है? वो टेम्परेचर से आ रही है।
थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और उस काइनेटिक एनर्जी के चलते मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं। देन फिजिक्स कम्स इन द पिक्चर। एनर्जी की बात की मैंने, थर्मल एनर्जी को मैंने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया। काइनेटिक एनर्जी पाकर पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो पार्टिकल एक्सपेंड करते हैं। जब पार्टिकल एक्सपेंड करते हैं तो वो डिफ्यूजन का फोर्स आता है। वहां से फोर्स ऑफ डिफ्यूजन आता कहां से? जब when we are talking about the force, we are talking about the energy, तो इसका मतलब हम फिजिक्स में एंटर कर गए। अब हमने कहा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, हमने कहा सेल केमिकल्स को अंदर ले रही है। नाउ वी कम्स टू द बायोलॉजी। मतलब यदि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को अलग अलग कर कर देखते हैं तो हम अधूरी पिक्चर देखते हैं। हमारी पिक्चर सही नहीं है। जैसे होता है ना, एक हिट मूवी में अकेला हीरो काम नहीं करता है। एक हिट मूवी में हीरो भी चाहिए, हीरोइन भी चाहिए, विलेन भी चाहिए, घटनाएं भी चाहिए, ठीक है, सब कुछ चाहिए, पूरा मसाला चाहिए। तो बायोलॉजी अकेला नहीं है। बायोलॉजी के साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, तमाम तरह के साइंस जुड़े हुए हैं। और आप देख रहे हैं इस एक एनिमेशन ने हमारी इस धारणा को चेंज किया। उसने कहा कि नहीं भाई, यहां पे केमिकल कंपोजिशन है तो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, फोर्सेस कन्वर्ट हो रहे हैं तो यहां पे फिजिक्स इन्वॉल्व है, और सेल केमिकल्स को ले रही है, मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट हो रहा है, तो देन बायोलॉजी इज इन्वॉल्व। क्लियर? इसका मतलब हमें इस प्रकृति को जानने के लिए कुछ फोर्सेस के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी हमें। आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट कि मैं थर्मोडायनामिक्स की बात नहीं करूंगा इन बिटवीन दी बायोलॉजी। बिल्कुल बात करेंगे। जहां जहां लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई होंगे वहां वहां उनकी बात करेंगे। जहां जहां फिजिक्स के एनर्जी कंजर्वेशन के नियम, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की बात होगी, वहां वहां हम फिजिक्स की बात करेंगे। मतलब यह है कि हमें सब कुछ, पूरा बायोलॉजी हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में देखना पड़ेगा कि एक साथ कैसा होता है, और तभी मजा आएगा। तभी आपका मन करेगा कि चलो फिजिक्स को भी जान लेते हैं, तभी आपका मन करेगा चलो केमिस्ट्री को भी जान लेते हैं। क्योंकि यदि आप ये सोचते हैं कि बायोलॉजी रट्टाफिकेशन है तो आपको आज तक बायोलॉजी का सही टीचर नहीं मिला है, या आप बायोलॉजी पढ़े ही नहीं है। टीचर सही हो सकता है पर आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे थे। आपके दिमाग में यह धारणा बैठी हुई थी कि ये तो रट्टाफिकेशन, रट लो इसको, बायोलॉजी को। जो ऐसा सोचते हैं दे कैन नॉट स्कोर मोर देन 250 मार्क्स इन नीट एग्जामिनेशन। याद रखिएगा, यदि बायोलॉजी आप रट कर जाएंगे तो यू कैन नॉट स्कोर मोर देन 250 मार्क्स इन नीट एग्जामिनेशन, और यदि आप आधा समझकर आधा रट कर जाएंगे तो यू कैन स्कोर ओनली अराउंड 290-300 मार्क्स इन बायोलॉजी। पर जैसे 300 का लेवल क्रॉस करना है आपको, तो आपको बायोलॉजी को समझना पड़ेगा, एंड दैट इज माय पर्पस। अब प्रश्न उठता है कि नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर। हम कई बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है जिनके बारे में हम जो है वो सुनते हैं इन शब्दों को हमके, लेकिन हम जानने की कोशिश नहीं करते। व्हाट इज नेचर? क्या है नेचर? प्रकृति क्या है? हम एक तस्वीर यहां पर देख रहे हैं, एक इमेज यहां पर देख रहे हैं, हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? यदि मैं आपको इस इमेज को डिस्क्राइब करने को बोलूं तो आप बोलोगे सर मेरे को 2 हिरण दिखाई पड़ रहे हैं जंगल में। नहीं, आपकी तस्वीर और आपका आकलन अधूरा है। जस्ट सी द पिक्चर थॉटफुली। सोचिए, थॉटफुली पिक्चर देखिए, आप पाएंगे कि इस तस्वीर के अंदर एक जंगल है, जंगल में कई सारे पेड़ है, तो कई सारी तरह की वेजिटेशन है आपको दिखाई पड़ रही है, घास दिखाई पड़ रही है, पेड़ों पर पत्तियां दिखाई पड़ रही है, लताएं आपको जो है वो क्लिम्बर्स दिखाई पड़ रहे हैं, आपको जो है हिरन दिखाई पड़ रहा है, इसके अलावा और भी एनिमल वहां होंगे, ठीक है। फिर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? सूर्य की रोशनी दिखाई पड़ रही है आपको उठ के। तो मतलब यह है, आप इसको दी ब्रॉडली मैं आपसे बोलूं कि इस पिक्चर को आप डिफाइन करो तो आप बोलोगे सर, मैं आपसे बोलूं कि चलिए बताइए मुझे कि 2 क्या चीजें इस पिक्चर के अंदर आपको साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं, तो आप बोलोगे सर मेरे को 2 हिरन दिखाई पड़ रहे हैं, या एनिमल और प्लांट दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं, फिर मैं आपसे कहता हूं कि यदि आप ऐसा सोचते हैं तो मतलब आपका थॉट प्रोसेस सुपरफिशियल है। What you are seeing in this picture में क्या दिखाई पड़ रहा है? You saw in this picture the matter and the energy। क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? पदार्थ और ऊर्जा। आप बोलोगे सर ये तो एक नई बात बोल दी आपने। अरे मैं कह रहा हूं आपसे, ये जो हिरन है, ये पेड़ है, ये फूल पत्तियां हैं, ये ग्रास है, मिट्टी है, these are the matter। क्या है? ये पदार्थ है। हो सकता है कुछ लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है, और जो सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, जो उजियारा दिखाई पड़ रहा है, दैट इज द एनर्जी। ठीक है, तो मतलब
प्रकृति में कभी भी आप कुछ भी देखेंगे आप तो आप पाएंगे, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पाएंगे आप, देयर इज मैटर एंड द एनर्जी। क्लियर? ठीक है। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं बेटा, मैं चाहता हूं कहना आपसे कि वी शुड चेंज द अप्रोच, कि हमको बायोलॉजी को एक नए सिरे से पढ़ना। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग जो रिपीटर हैं वो ऑलरेडी पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। मैं कहता हूं कि यदि आप एक कोशिश करते हैं और उस कोशिश में सफलता नहीं मिलती है, दूसरी कोशिश करते हैं तब भी सफलता नहीं मिलती है, तो तीसरी कोशिश अलग तरीके से कीजिए। शिव खेड़ा का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि जीतने वाले कोई भी काम अलग नहीं करते, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। ठीक है, मतलब विनर्स के लिए ऐसा नहीं कि विनर्स कुछ अलग कर रहे हैं, विनर्स काम को अलग तरीके से कर रहे हैं, इसलिए वो विनर्स होते हैं। यही एंड इफ वी वांट टू स्कोर 360 आउट ऑफ 660 इन बायोलॉजी, तो वी शुड फील द बायोलॉजी। हमें बायोलॉजी हमको महसूस होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है ना? क्लियर? चलिए, तो नेचर को यदि हम डिफाइन करें तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे नेचर रिफर्स टू द फिनोमिना ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एंड आल्सो टू लाइफ इन जनरल। तो प्रकृति की बात करें, नेचर की बात करें, तो ये भौतिक संसार की बात करें, हम जीवन की बात करें, उस सबको ये डिफाइन करने वाली फिनोमिना होती है। यहां पर हम कह सकते हैं कि जो लिविंग थिंग है वो नॉन लिविंग से इंटरेक्ट करती है, तो इन्वायरमेंट बनता है, इकोसिस्टम बनता है। तो इकोसिस्टम जो है वो एक प्रकार से हम कहते हैं कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है हमारे आसपास, जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, जो स्थल मंडल है, लिथोस्फेयर है, जो जल मंडल है, जो हाइड्रोस्फेयर है, वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं, तो एक वर्किंग सिस्टम बनता है, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, आगे विस्तार से बात करेंगे, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। अभी यदि मैं आपसे पूछूं तो नेचर का क्या है, तो मैंने आपको दो शब्दों में कहा था कि नेचर जो है वो इट्स एन इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड द एनर्जी, कि वही प्रकृति है, वही प्रकृति है। प्रकृति का मतलब यदि हम सोच रहे हैं ना कि एक सुंदर सी सीनरी है, तो हम गलत है, हम अधूरी इंफॉर्मेशन पर आगे बढ़ रहे हैं। सही इंफॉर्मेशन यह है कि नेचर जो है वो मैटर एंड एनर्जी से मिलकर बना होता है, और वहां पर जो स्केल है इसका, जो इसका स्तर है, ये सब एटॉमिक से लेकर कॉस्मिक लेवल तक हो सकता है। अब यहां पर फिर बात आई, क्या एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में एटम्स प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे कि एटॉमिक स्तर पर भी आपको प्रकृति देखने मिलेगी आपको। यानी सोडियम की प्रकृति अलग होगी, क्लोराइड की प्रकृति अलग होगी, मैग्नीशियम की प्रकृति अलग होगी। तो ये जो मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल जो इंटरेक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, इनका अपना प्रकृति, इनका अपना नेचर है, इनका अपना एक फिजिकल सेटअप है, इनका अपना एक तरीका है इंटरेक्ट करने का। ये तो हम समझते हैं बेसिक्स केमिस्ट्री में, सब एटॉमिक से। फिर कॉस्मिक लेवल में बात करें तो जो हमारी मिल्की वे जो गैलेक्सी है, हमारा जो सौर मंडल है, सौर मंडल जैसे कई सौर मंडल इस गैलेक्सी के अंदर प्रेजेंट है, तो ये तो बड़ा ब्रह्मांड है, बड़ा यूनिवर्स है, ये भी एक प्रकृति है, ये भी एक नेचर है, यहां पर भी मटेरियल, मैटर और एनर्जी प्रेजेंट है। ठीक है, इन जनरल के ये हम सामान्य साथ बोले तो हम बोलते हैं द टर्म नेचर में रिफर टू द लिविंग प्लांट्स and animals, geological process, weather and physics such as matter and the energy। ये बढ़िया डेफिनेशन है कि ये इसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया, सब कुछ शामिल हो गया इसके अंदर, इस परिभाषा में, इस डेफिनेशन में सब कुछ शामिल हो गया है। ठीक है, मतलब नेचर जो है क्या है बेटा, नेचर में हट जाता हूं ताकि आप देख पाए, द टर्म नेचर में रिफर टू द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। आप समझते हैं बेटा, जियोलॉजिकल प्रोसेस, अर्थ के अंदर आने वाले परिवर्तन के, टेक्टोनिक यानी प्लेट्स, अर्थ के ऊपर प्लेट है, मैग्मा के ऊपर प्लेट होते हैं जो टकरा रहे होते हैं आपस में के, जो मूव दूर जा रहे होते हैं, तो टेक्टोनिक मूवमेंट, जिसके चलते क्या होता है, जिसके चलते अर्थ को एक भूकंप आते हैं, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। हमारी अर्थ जो है वो भी डायनामिक है, गतिशील है, हमारी अर्थ के जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो गतिशील हैं। दरअसल हमारी अर्थ में आज भी बीचों बीच जो है कोर में जो है वो हम पाते हैं कि कोर है, वहां पे मैग्मा, उबलता हुआ लावा वहां प्रेजेंट है, उसके ऊपर प्लेट्स रखी हुई जो धीमे धीमे मूव कर रही होती है। जहां प्लेट टकराती है वहां माउंटेन्स बनते हैं, जहां प्लेट दूर दूर जाती है वहां पर क्या होता है, लावा बाहर निकलता है, नई जमीन बनती है। छोटी क्लास की ज्योग्राफी है यार, 5वीं 6ठी क्लास की ज्योग्राफी है, प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं इसको। तो दरअसल में जो जियोलॉजिकल इवेंट्स हैं वे भी प्रकृति में शामिल है, क्योंकि उससे नए पर्वत बनेंगे, नए पहाड़ बनेंगे, नई जमीन बनेगी, और कहीं की जमीन खत्म भी हो जाएगी। तो मतलब यह है कि ये भी प्रकृति में शामिल है। देन दी हम बात करते हैं कि मैटर एंड एनर्जी की बात करें, फिजिक्स की बात करें, इट इज अगेन कंसिडर्ड इन द नेचर। जो ग्रेविटेशन है वो भी नेचर का ही पार्ट है।
तो मतलब हम कई चीजों को बड़े नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जबकि ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू काफी बड़ा होता है। ठीक है, अब कई बार एक वर्ड आता है नेचर एंड नर्चर के। अब देखो बेटा, ये कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखनी है हमको। मुझे मालूम है आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है एनसीईआरटी में है कि नहीं, एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने पहले ही आपसे कहा बेटा कि दिस इज द थिंग जो आपको बायोलॉजी समझने के लिए जरूरी है, और एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा ये आपको टेस्ट में मालूम चल जाएगा, डीपीएस में मालूम चल जाएगा क्या कैसे पूछते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, इसलिए बिल्कुल अनबायस्ड होकर के अपने शिक्षक पे भरोसा कीजिए, टीचर पे भरोसा कीजिए, अनबायस्ड होके बगैर जजमेंटल बने सुनिए। के अब कई बार क्या होता है कि हम जजमेंटल होके कोई बात कह देते हैं। आप, मैं कह रहा हूं आपसे कि कभी मैं आपको बतलाता हूं, कोई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात कहता हूं, या मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात बतलाता हूं कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये गलत है, तो उसको एक निष्पक्ष नजरिए से देखिए। उसको लेके ये मत बोले कि गीतेंद्र सर जो है इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इस धर्म को सपोर्ट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लिबरल है, ऐसा है, नहीं, गलत। जब एक शिक्षक बोलता है ना, तो शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है कि वो सच बोले, वो सच चाहे कड़वा क्यों ना हो। शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है कि अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने वार्ड्स को जो है वो ऐसे ट्रेन करे वो कि वो एक अच्छे नागरिक बने, वो सही और गलत का अंतर समझते हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए अब लौट के वापस आते हैं यहाँ पे। तो यहां पे लिखा है नेचर एंड नर्चर के क्या मतलब है, नेचर का क्या मतलब है, नर्चर का एक मिलता जुलता वर्ड है। मैंने कहा ना, नेचर में तो सब एटॉमिक लेवल से लेके कॉस्मिक लेवल तक शामिल कर लिया हमने कहा जो हमारे जीन्स हैं, जो हमको अपने पेरेंट्स से मिले, जो हमारे जीन्स हैं, जो हमारे हेरिडिटरी फैक्टर हैं, जो हमारे वंश, क्या जीन्स का बोले तो क्या मतलब होता है, जीन्स का मतलब है कि हम जैसे दिखाई पड़ते हैं उसके लिए हमारे अंदर कुछ इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन डीएनए मॉलिक्यूल में होती है, और डीएनए मॉलिक्यूल का एक ऐसा हिस्सा जहां पर एक इंफॉर्मेशन छिपी होती है उसको हम जीन कहते हैं। मतलब जीन इज मेड अप ऑफ, क्या आंसर होगा, जीन इज मेड अप ऑफ डीएनए। जीन में एक इंफॉर्मेशन है के मतलब ये बेटा कहने का मतलब ये कि हमारे कैरेक्टर्स को बनाने के लिए एक केमिकल स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है, और उसको हमने जीन कहा। जीन डीएनए का वो हिस्सा होता है जहां पर कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन अपने आप को एक्सप्रेस करती है, और वही एक्सप्रेशन हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, प्रकृति का हिस्सा है वो भी। हम कैसे दिखते हैं, किस तरह के हमारे एडॉप्टेशन है, मतलब जो बदलती हुई पर्यावरणीय अवस्थाओं के अनुसार हमने अपने अंदर क्या कैरेक्टर डेवलप किए। मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात कहता हूं कि यूरोपियन लोग आपको अलग दिखाई पड़ते हैं अफ्रीकन से। अफ्रीकन एकदम ब्लैक होते हैं, यूरोपियन एकदम फेयर होते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि यूरोप में टेम्परेचर काफी कम होता है, जबकि अफ्रीका में टेम्परेचर काफी अधिक होता है। तो जहां अधिक टेम्परेचर है, हाईलाइट इंटेंसिटी है, वहां पर स्किन को बचाने के लिए बड़ी मात्रा में मेलानिन पिगमेंट जमा होता है ताकि स्किन कैंसर ना हो जाए। कभी अंग्रेजों को गौर से देखना, अंग्रेजों के चेहरे पर आपको बहुत सारे तिल दिखाई पड़ेंगे, ब्लैक ब्लैक खूब सारे मोल्स दिखाई पड़ेंगे, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि जब हाईलाइट इंटेंसिटी यूवी रे आती है तो उनके पास मेलानिन पिगमेंट नहीं होता है, तो वो धीमे धीमे वहां पे जो है वो डैमेज करता है। स्किन कैंसर सबसे अधिक अंग्रेजों में देखा जाता है। तो जो ठंडे प्रदेश के लोग हैं, जो गर्म प्रदेश के लोग हैं, उनके बॉडी के बनावट में थोड़ा फर्क है। हम पहाड़ी क्षेत्रों पर चले जाएं तो हमको दिखाई पड़ेगा लोगों की हाइट थोड़ी कम होगी, गठीले होंगे, ब्रॉड नोज होगी। के मैदानी क्षेत्रों में लोगों की नोज लंबी होगी और हाइट लंबी अधिक होगी। के कश्मीर के लोग आपको जो है, जो कश्मीरी पीपल है, वो आपको अलग दिखाई पड़ेंगे नागालैंड के लोगों से। ज्योग्राफी का अंतर है, प्रकृति का अंतर है, वहां के नेचर का अंतर है, और उसके चलते जो है उनके अंदर कुछ वेरिएशंस आए। एवरीथिंग इज अबाउट द एडॉप्टिबिलिटी। के तो हम क्या बात करते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारा नेचर, प्रकृति डिसाइड करती है। अब नर्चर क्या होता है, मैंने कहा नर्चर मतलब है कि जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स है, मैंने आपको बताया कि तो देखो, एक तो मैंने कहा आपसे कि जहां का जो इन्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग आपका जेनेटिक सेटअप क्या रहा था वो नेचर के अंदर आया। लेकिन जो वेदर कंडीशंस हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जहां पर हम रहते हैं, वो नर्चर में शामिल है। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है यहां से जो है मैदानी क्षेत्र से कश्मीर जाके शिफ्ट हो जाए, तो थोड़े समय बाद आपको लगेगा कि उसका कॉम्प्लेक्शन भी थोड़ा फेयर हो गया है, और उसका यदि आरबीसी काउंट करेंगे, आप ब्लड काउंट करेंगे, आप पाएंगे कि कश्मीर में जहां पे पहाड़ी स्थान में रहता है या हिमाचल में ऊंचाई पे कहीं रहता है, तो आपको आरबीसी के अंदर आपको आरबीसी काउंट भी अधिक मिलेगा, हीमोग्लोबिन भी अधिक देखने मिलेगा आपको। ऐसा क्यों हुआ?
वहां की रिक्वायरमेंट थी वहां रहने के लिए, तो वो डेवलप हुआ कैरेक्टर उसके अंदर। ठीक है, फिर हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंस कि हम क्या सीखते हैं, हमारी संस्कृति, बहुत सारी चीजें है वो नर्चर में शामिल होती हैं। ठीक है, अब वर्ड आया यहां पे कॉस्मोलॉजी के। मैंने कहा ना कि सब एटॉमिक से लेके कॉस्मिक लेवल तक के, तो अब कॉस्मोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या हमें यहां पर इसके बारे में बात करना चाहिए कि क्यों कॉस्मोलॉजी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं, हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, देखो अभी क्या है, हम ऐसे ह्यूमन बीइंग्स या होमो सैपियंस एक ऐसा एनिमल है जो सेल्फ ऑब्सेस्ड है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको इस बात की बहुत ज्यादा गलतफहमी रहती है कि उससे बेहतर कुछ नहीं है, उससे बड़ा कुछ नहीं है, वो लीडर है, जबकि ये गलतफहमी है। लीडर तो ये पूरी प्रकृति है। आप देखिए ना, एक वायरस ने हम सब लोगों को घर के अंदर बिठा के रखा हुआ है, यानी सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल सकते, पूरी जिंदगी बदल गई है, काम करने का तरीका बदल गया है। किसने किया है? एक वायरस ने किया, तो दिखता भी नहीं है हमको तो, और उसने हमारी लाइफ पे इतना गहरा असर डाला है कि लाखों लोग जो है इससे प्रभावित है, करोड़ों लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं, और कई लाख की जो है वो डेथ हो चुकी है। हम सब डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और हम जो है वो उससे मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। हम किससे? वायरस से। अब ये वायरस जो है, ये तो एक ऐसा पार्टिकल जो आपको दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है। सेल के अंदर जाएगा, जीवित के समान व्यवहार करेगा, बाहर रहेगा नॉन लिविंग पार्टिकल के रूप में रहेगा। वहां से शुरुआत करते हैं वायरस से, और बात करते हैं आप गैलेक्सी की, बात करते हैं चांद तारों की, बात करते हैं आप यूनिवर्स की, बात करते हैं। आप समझ लीजिए कि यूनिवर्स के सामने हम नगण्य हैं, कि हम नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है हम। जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो हम ऐसे कई सारे सूर्य की बात करते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, उन सूर्य के आसपास कई सारे प्लैनेट की बात करते हैं जिनके बारे में हमको कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, उन प्लैनेट पे जीवन है या नहीं ये भी हम नहीं जानते हैं, मतलब जानकारी हमारी बहुत कम है। लेकिन एक बात है, हमारे पास एक सबूत है कि हमारा जो सूर्य है, जो हमारा सौर मंडल का जो हेड है, यानी हमारा सौर मंडल भी एक परिवार के समान है, हमारा सोलर सिस्टम भी इट्स लाइक ए फैमिली, और उसका हेड है सन। सूर्य से हमको रोशनी मिलती है, और उस रोशनी से, उस एनर्जी से पूरा हमारा अर्थ चलता है। वी नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी, हमें लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पर ऐसे कई सूर्य जो है वो यूनिवर्स में प्रेजेंटेड के, और हम जानते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में, जानते हैं, छोटी क्लास से पढ़ा हुआ है कि ब्रह्मांड कैसे बना है। एक फैक्ट हम जानते हैं कि यूनिवर्स का लगातार विस्तार हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। डोंट थिंक लाइक कि ये बायोलॉजी नहीं है सर, मुझे बताने की कोशिश मत कीजिएगा कि ये बायोलॉजी नहीं है। मैं जानता हूं ये बायोलॉजी नहीं है, पर मैं यही तो बताना चाह रहा हूं आपसे कि बायोलॉजी शुरू कैसे हुआ, कैसे बायोलॉजी का कनेक्शन इन सब चीजों से, यही तो हमें जानना है। कोई भी चीज आइसोलेटेड इंफॉर्मेशन इज नॉट ए ट्रूथ। कोई भी एक अकेली सूचना कभी सच नहीं होती है, वो सूचना मात्र होती है, वो एक डेटा मात्र होती है, और उस डेटा के ऊपर हम कोई भी चीज को, आधार को नहीं बना पाते हैं। दरअसल जो सूचना हो, जो सही जानकारी होती है, वो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। डेटा का वो एक संग्रह होता है, आंकड़ों का एक जाल होता है, वहां से सही इंफॉर्मेशन निकल के बाहर आती है। हम जानते हैं यूनिवर्स फैल रहा है, लगातार यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है, और हम इतना जानते हैं कि यूनिवर्स में भी कई सारे फोर्सेस काम कर रहे होते हैं। देयर इज मैटर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, देयर इज एनर्जी प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। ठीक है, क्लियर? तो कॉस्मोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ द ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड टोपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स, के हमारा यूनिवर्स किस तरह का है, हमारा यूनिवर्स कैसे बना है, कैसे उसका ओरिजिन हुआ है, कैसे वो अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, इन सब चीजों की स्टडी हम कॉस्मोलॉजी में करते हैं। जब एक वर्ड आता है यहां पे कॉस्मोस, देयर इज अ वर्ड, इट्स अ वेरी फेमस वर्ड कॉस्मोस, कि कॉस्मोस क्या होता है। कॉस्मोस समझ लीजिए आप कि ये मटेरियल और एनर्जी का एक कॉम्बिनेशन है, और पूरा जीवन इस पर टिका हुआ है। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन दिस कॉस्मोस। ठीक है ना? देखिए, कॉस्मोस के लिए हम जो है बिल्कुल टिपिकल डेफिनेशन दे तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एन ऑर्डरली कॉम्प्लेक्स ऑफ इनन्यूमरेबल स्टार्स एंड प्लैनेट, के बड़ी संख्या में जो तारे हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनका एक जटिल है, जो एक क्रम से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक सीक्वेंस प्रेजेंट है, जिसमें जो है वास्तव में कई सारे तरह के गैस, हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन है इसके अंदर, उसके अंदर बारीक बारीक डस्ट ग्रेन्स प्रेजेंट है। बेसिकली ये मटेरियल और एनर्जी का एक समूह है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी, जिसको हम कॉस्मोस कहते हैं। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट?
क्योंकि कॉस्मोस का ही हिस्सा हम है, हमारी अर्थ भी उसी का हिस्सा है, हमारा सौरमंडल सोलर सिस्टम भी उसी का हिस्सा है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि ये कई सारे तारे, कई सारे जो है प्लेनेट, उसका एक पूरा का पूरा ग्रुप है जो ऑर्डरली जुड़ा हुआ है, एक पूरा क्रम प्रेजेंट है यहां पे कि जो स्टार है उसके आसपास कई सारे प्लेनेट हैं और ये सब कुछ जुड़ा हुआ है फोर्सेस के थ्रू के। अगेन कम टू दी फोर्सेस की बात कर रहा हूं, मैटर की बात कर रहा हूं, एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्लियर। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज मैटर एंड द एनर्जी, हम जो है पदार्थ क्या होता है और ऊर्जा क्या होती है, क्या कनेक्शन है। बिल्कुल भी आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑल बायोलॉजी, ये सब बायोलॉजी में जाकर जुड़ेगा और मैं जोड़ के मानूंगा इसको कहां जुड़ता है, ठीक है। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आप ऐसे पढ़िए कि आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन जागृत हो, वो इनलाइटन हो। वी आर नॉट हियर जस्ट फॉर ए नॉलेज कि भाई ज्ञान थोड़ा सा मिल जाए, क्या पढ़ना है कि नहीं। दिस इज द क्लास वेर यू इनलाइटन फ्रॉम योर इनसाइट, कि यहां पर आप अपने अंदर को जागृत करेंगे और आप चीजों को समझ लगेंगे, आपका नजरिया पूरे साल भर में चीजों को देखने का बदल जाएगा। मैं कह रहा हूं आप सबके, मेरे पिछले जो बैच है, 3 बैच है, उनके बच्चे मुझसे यही कहते हैं कि सर पूरे साल भर के दौरान हमारे साल के एंड में हमारा सोचने का तरीका और चीजों को देखने का तरीका चेंज हो गया है और नाउ वी कैन एनालाइज थिंग्स विदाउट बीइंग जजमेंटल। और यही विज्ञान की खूबसूरती है बेटा, साइंस की ब्यूटी इसी में चीज में है कि आप चीजों को एक ऐसे नजरिए से देखना शुरू करते हैं, यहां पे आप जजमेंटल नहीं होते हैं, आप घटनाओं को देखते हैं कई सारे पर्सपेक्टिव में, एक तरफा बात नहीं करते। वो लोग जो है वो अधूरे ज्ञानी होते हैं जो एक तरफ से बात करते हैं। हमें पूर्ण ज्ञान चाहिए, इनलाइटन करना है अपने आप को अंदर से। तो जब मैं मैटर और एनर्जी की बात करता हूं, आप देखिए एक बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला लिखा है E = mc²। चलिए ये आपके लिए मैं क्वेश्चन देता हूं छोटा सा, ये फॉर्मूला किसने दिया? नेम द साइंटिस्ट जिन्होंने E = mc² फॉर्मूला दिया, इस उन वैज्ञानिक का नाम बताइए, बड़े फेमस साइंटिस्ट थे, नाम बताइए मुझे, कमेंट कीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए तो मैटर एंड एनर्जी की बात करें हम, तो ये क्या चीज के, देखो सिंपल सी बात है। अब यहां पर समझने की कोशिश करो बेटा कि जो मैटर और एनर्जी आपस में बड़े क्लोजली रिलेटेड है, पदार्थ और ऊर्जा का बड़ा गहरा संबंध है। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं सॉलिड्स के, जो सॉलिड मटेरियल होते हैं, ध्यान से बच के, सॉलिड मटेरियल में मैटर जो है बड़े कॉम्पैक्टली पैक्ड है के, जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, वो बड़े कॉम्पैक्टली पैक्ड है के। लेकिन जैसे ही आपने उस सॉलिड के अंदर ऊर्जा दी, आपने एनर्जी डाली, आपने, चाहे वो लोहा ही क्यों ना हो, पिघल जाएगा। है तो है कि नहीं होता ऐसा? मतलब सॉलिड्स में आपने ऊर्जा को आपने ऐड किया, तो क्या हुआ, उससे जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स थे, जो सॉलिड को बनाने वाले कण थे, जो ठोस पदार्थ को बनाने वाले कण थे, उन कणों के पास ऊर्जा आई, और जैसे ही ऊर्जा आती है तो आदि बोलता भैया हम तो घूमेंगे, एनर्जी है हमारे पास, तो के वो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल ऊर्जा के चलते विस्तार की, वो एक्सपांड किया अपने आप को। नाउ इट बिकम्स लिक्विड, लिक्विड बन गया वो। अब क्या किया आपने, लिक्विड में आपने और एनर्जी को आपने ऐड किया, अब क्या बन गया वो, फ्यूम्स बन गया वो, क्या बन गया वो, वेपर्स बन गया वो, गैसेस बन गया वो, क्लियर। बर्फ जो था, आइस था, सॉलिड था, पिघलाया आपने, लिक्विड बन गया, एनर्जी दिया आपने, बर्फ को गर्म किया आपने, क्या बन गया वो, पानी बन गया, पानी को गर्म किया वो गैस बन गया, ठीक है। तो और गैस को और गर्म करेंगे तो चौथा स्टेज, फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर आता है, फोर्थ स्टेज क्या, प्लाज्मा। हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि 3 तरह का होता है पदार्थ के, ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, के सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसेस फॉर्म होता है। देयर इज ए फॉर्म प्लाज्मा, जो गैसेस के अंदर आप एनर्जी को ऐड करेंगे तो आपको प्लाज्मा का फॉर्म दिखाई पड़ेगा। इट मींस जैसे जैसे आप एनर्जी को आप ऐड कर रहे हैं, ऊर्जा को आप जोड़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे आप परिवर्तन देखते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे आप ऊर्जा को जोड़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे आप परिवर्तन देखते चले जा रहे हैं। मतलब सॉलिड बन गया लिक्विड, लिक्विड बन गया गैस, गैस बन गया प्लाज्मा, ठीक है, यस करेक्ट। तो मतलब ये कि मैटर एंड एनर्जी इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड के। मतलब अब देखिए जो Emc² का फॉर्मूला जो है कोने में कॉर्नर में लिखा हुआ है यहां पे स्लाइड में के, और ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है भाई, देखो ऐसा है कि ये जो कनेक्शन है ऊर्जा का और पदार्थ का, ये बड़ा गहरा कनेक्शन है के। अब
मैटर में आपको मैंने आपसे कहा ना कि मैटर जो है वो ऊर्जा मैटर को स्टेबल और अनस्टेबल कर सकती है यहां पे के। तो जो एनर्जी है इट इज वेरी क्लोज रिलेटेड विद द मैटर, ठीक है। अब क्या होती है ऊर्जा? बार बार हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, बार बार हम वर्ड यूज कर रहे हैं एनर्जी 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 के। तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि एनर्जी को यदि कोई बोलता है हमसे कि तुम बड़ी बात कर रहे हो एनर्जी की, चलो डिफाइन करो एनर्जी क्या होती है, तो क्या बोलोगे यार? क्या बोलोगे? ये बल्ब से निकल रही है एनर्जी, सूर्य से आ रही है एनर्जी? नहीं, यू शुड हैव प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड यूज्ड इन द साइंस, ठीक है। तभी मजा आएगा साइंस पढ़ने का, ठीक है, कि ऊर्जा क्या होती है। तो याद रखिए एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसका ना तो कोई द्रव्यमान है, ना तो कोई मास है, ना वो जगह घेरती है। इंटरेस्टिंग बात है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग के मतलब जो ऊर्जा है वो ना तो जगह घेर रही है, नाइदर ऑक्युपाई स्पेस। क्या लिखा है देखिए ध्यान से, नाइदर ऑक्युपाई स्पेस, ना तो वो जगह घेर रही है, ना उसका कोई द्रव्यमान के, मतलब ना तो इसकी कोई बाउंड्रीज है, ना कोई लिमिट्स है इसकी, तो कोई जगह नहीं चाहिए इसको, ना इसका कोई द्रव्यमान है। लोग कहते हैं कि हमारी लिविंग सेल जीवित कोशिकाओं में भी एक वाइटल फोर्स होता है। हमारी जो उस वाइटल फोर्स को हम आत्मा बोल सकते हैं, सोल कह सकते हैं उसको, हम जीवित हैं जब तक वो सोल है इसके अंदर। तो मतलब कई बार क्या होता है कि हम यदि सोचे यहां पे कि हम तमाम रिलीजियस चीजों को पढ़ने देखें तो हम बोलते कहते हैं कहीं आत्मा कहा गया है, कहीं सोल कहा गया है, अलग अलग वर्ड इस्तेमाल, कहीं रूह कहा गया है। तो वो चीज क्या है? वो तो सोचने में कई बार था कि क्या चीज है वो। अगेन इट्स अ फॉर्म ऑफ वाइटल एनर्जी के जैविक ऊर्जा। आज भी वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं उसको कि मॉलिक्यूल्स आयंस पार्टिकल का एक इंटरेक्शन जीव को जीवित बनाए हुए हैं, उसमें कौन सा एनर्जी, क्या किस तरह का एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। यह बात तो तय है कि ऊर्जा है, वो जो हम जीवित हैं वो ऊर्जा है, नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ नहीं। मैटर्स का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन एक ऊर्जा में चल रहा है। जैसे ही वो ऊर्जा का सिस्टम फेल होता है व्यक्ति नहीं बचता है। अब एनर्जी हम बोलते हैं, एनर्जी को और अच्छा डिफाइन हम बोलेंगे, देखो नंबर एक, ऊर्जा एनर्जी वो चीज है जो ना तो जगह घेरती है, ना उसका कोई द्रव्यमान होता है। ये वो बल होता है, इट इज द फोर्स विच ब्रिंग अबाउट द चेंज ऑफ और मोशन इन मैटर, जो कि पदार्थ के अंदर परिवर्तन करता है, पदार्थ के अंदर जो है वो मूवमेंट करता है। अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले कि सॉलिड कैसे लिक्विड बन गया एनर्जी मिलके, लिक्विड कैसे जो है गैस बन गया एनर्जी मिलके, गैस कैसे प्लाज्मा में कन्वर्ट हो गया एनर्जी मिलके। मतलब एनर्जी वो चीज है जो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करती है, जो पदार्थ के अंदर चेंज लाती है, उसके अंदर मूवमेंट करती है, वो एनर्जी होती है। और इसके अंदर वो क्षमता होती है जिससे कि एक मटेरियल बॉडी जो है वो काम कर सकती है या एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। इंटरेस्टिंग बात, मतलब यही तो भगवान है और क्या है, यही तो जो है वो हम कहते हैं कि देखो। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर आपने भगवान बोल दिया, अल्लाह बोल दिया, आप क्या जानते हैं उसके बारे में। मैं कहता हूं आपसे, व्हेन आई एम टीचिंग साइंस तो एवरीथिंग शुड बी साइंटिफिक। हमें नहीं मालूम कि ऊर्जा कहां से आई, किसने बनाया, तो ये सब चीजें जो है वो उनके बारे में केवल हम कल्पनाएं कर सकते हैं, उनके बारे में हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। जो हमें दिखाई पड़ता है, जो हमारे सामने है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं आपसे कि ऊर्जा के अंदर वो क्षमता होती है, एनर्जी के अंदर वो कैपेसिटी होती है कि मटेरियल बॉडी से वो काम करवा सकती है या उससे वो एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। सुन रहे हैं बात को? आइदर ऊर्जा आपसे काम करवाएगी या एक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगी। ऊर्जा एनर्जी जो है वो ना तो जगह घेरेगी, ना वो उसका कोई मास होगा, ये मैटर की अवस्था में परिवर्तन करेगी, और ये परिवर्तन आपसे कोई काम करवा सकते हैं या कोई इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं बायोलॉजी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे हम देखेंगे कि कैसे ग्रीन प्लांट ने सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया और फूड को बनाया। तो हम देखेंगे कि जो शुगर मॉलिक्यूल है उसके पास क्या है। आप झट से बोल रहे हैं, मेरे से मुझे सुन रहा हूं यहां पे कि आपने झट से बोल दिया कि सर जो शुगर मॉलिक्यूल है वो C6H12O6। मैं सुन लिया आपसे, अपने ग्लूकोज का फॉर्मूला झट से बोला कि यही शुगर है। नहीं, इसके अंदर क्या है? अब इसके अंदर क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। नहीं, अभी भी अधूरे है आपकी सूचना। इसके अंदर है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। आप बोलोगे कैसे? भाई देखो ऐसा है
CO2 H2O को आपने लिया, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया आपने, उस सोलर एनर्जी ने बॉन्ड को रीअरेंज किया और शुगर मॉलिक्यूल को बनाया। शुगर मॉलिक्यूल के पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है जिसको उसने रखा हुआ संभाल कर, और इन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को हम कहां पर इस्तेमाल करेंगे? रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करेंगे। जब शोषण हुआ तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा हमने, CO2 H2 को दोबारा प्रोड्यूस किया हमने, और जब तोड़ा हमने तो हमें क्या मिले? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन मिले, और उन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को निकाला और अपनी सेल को हमने एनर्जी प्रोवाइड की, ATP को बनाया हमने। इसका मतलब तो क्या है? दिस इज ओनली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कि सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, केमिकल एनर्जी को फिर दूसरे केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया, और फिर मैंने उससे क्या किया? उससे मैंने जो है वो कोई दूसरा सेल के अंदर काम करवाया मैंने। मतलब एवरीथिंग इज लाइक जस्ट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, सिस्टम के समान काम कर रहा है। तो मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस होगा तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। अब हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है? हमारा नर्वस सिस्टम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे? हम पढ़ेंगे आगे। मतलब यह है कि हमारा तंत्रिका तंत्र जो होता है, जो नर्वस सिस्टम है, वो कैसे काम कर रहा है। हमारा हार्ट जो है वो भी ऐसे ही काम कर रहा है, वो केमिकल एनर्जी को वो सोडियम आयन से एक्साइटेड होता है ऐसे नोट पे, और इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता है। आयनिक कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करते हैं। अगेन केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। है ना मजे की बात? तो कहने का मतलब ये कि ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दी बायोलॉजी। रेस्पिरेशन में यूज करेंगे हम, जो है वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में यूज करेंगे, साइटोलॉजी में एनर्जी के बारे में बात करेंगे हम, क्योंकि हम केवल इतना बोल दें एनर्जी है, एनर्जी होता है, तो उसका मतलब ये है कि हमारी सूचना अधूरी है। यू शुड नो अबाउट द एनर्जी की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी, ठीक है। तक चलिए थोड़ा और डिफाइन करते हैं इसका क्योंकि देखो बेटा, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि मेरे बायोलॉजी क्लास में कि जो बच्चा आया उसको मैं बिल्कुल मुझे जो है वो 0 से ग्राफ शुरू करना है और 100 तक लेके जाना है उसको, ठीक है। यानी टॉप 100% तक उसको चीजें बनना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम वेरी बेसिक टू दी वेरी एडवांस कॉन्सेप्ट, ठीक है। व्हाट इज एनर्जी? इट प्रोवाइड ए फोर्स टू होल्ड मैटर टुगेदर। देखिए कितने अच्छा डेफिनेशन है। ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा क्या करता है बेटा? इट प्रोवाइड द फोर्स टू होल्ड मैटर टुगेदर, के पदार्थों को एक साथ जोड़कर रखने में हेल्प करता है, के ठीक, टीयर इट अपार्ट, के पदार्थ को तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है, एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, के मतलब एनर्जी कुछ भी कर सकती है, वो मैटर को जोड़कर रख सकती है, मैटर को तोड़ सकती है, मैटर को एक जगह से अगली जगह पर मूव कर सकती है। मतलब विदाउट एनर्जी नथिंग इज पॉसिबल। इसका मतलब हमारे को जीवित रहने के लिए लगातार एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और लगातार एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो हमें खाना खाना पड़ेगा, भोजन लेना पड़ेगा, और फूड लेने के लिए हम डिपेंडेंट है प्लांट्स पर या एनिमल पर, के प्लांट फूड को फूड बनाना पड़ेगा। प्लांट फूड बनाएंगे किससे? सोलर एनर्जी का उपयोग करके। सोलर एनर्जी कहां से आएगी? सन से आएगी। अर्थ इज एन ओपन सिस्टम फॉर एनर्जी। हमारी धरती ऊर्जा के लिए एक खुले तंत्र के समान है, ठीक है। देखिए अब नाउ कम टू द लॉज ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। सबसे बड़ा सच को यदि है यहां पे तो वो है थर्मोडायनामिक्स के नियम। मैं कहता हूं आपसे, जब आप साइंस के स्टूडेंट होते हैं ना तो आपका सोचने का नजरिया बिल्कुल साइंटिफिक होना चाहिए। सबसे बड़ा कोई सच है ना, वो है लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ग्रेविटेशन भी सच है, बाकी चीजें भी सच है, मैं ये नहीं बोलता कि बाकी चीजें। सबसे बड़ा वर्ड यूज करके एंड द बिगेस्ट फैक्ट इज द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि ये हर जगह पर अप्लाई होते हैं, कि ऐसी कोई जगह नहीं यहां पर ये अप्लाई ना होते हैं। उनके हम कहते हैं कि मैंने आपसे कहा कि पहला नियम कहता है कि एनर्जी कंजर्वेशन का नियम है कि टोटल एनर्जी जो है वो अर्थ की कांस्टेंट है, कि यानी ऊर्जा जो आ रहा है वो टोटल एनर्जी का अमाउंट कांस्टेंट है। ऊर्जा को ना तो आप जनरेट कर सकते हैं ना आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरा नियम कहता है आपसे कि लगातार ऊर्जा जो है उसका परिवर्तन हो रहा होता है। एनर्जी जो है वो हायर फ्री एनर्जी के जोन से लोअर फ्री एनर्जी के जोन को जा रहा होता है। अब एक वर्ड आता है फ्री एनर्जी। मुक्त ऊर्जा क्या होता है? फ्री एनर्जी का मतलब ऐसी ऊर्जा जो किसी कार्य में इस्तेमाल होती है, किसी वर्क में होती है। जब आप एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं तो आपको वहां पर एनर्जी का 100% कन्वर्जन नहीं होता है, कुछ पार्ट उसका जो है वो वेस्ट होता है। आप बोलोगे अभी आपने कहा था एनर्जी कंजर्व होती है, वेस्टेज कैसे बोल दिया? मैंने कहा ना वेस्ट होता है। ये वैसी बात है कि आपने आलू की सब्जी बनानी है, आपने आलू का छिलका निकाल दिया, ठीक है, और आपने फेंक दिया,
तो आलू का छिलका निकालकर वो छिलका खत्म नहीं हुआ है, वो छिलका तो है प्रेजेंट, वो भी तो उसी का हिस्सा था, और आपने केवल आलू बना लिया आपने, तो आपका आलू का आपने कहा ये तो कम हो गया, नहीं, वो छिलके में भी तो कोई चीज प्रेजेंट है। ऐसे हम कहते हैं कि हीट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी के। जब मैं एनर्जी वेस्टेज कहता हूं तो इसका मतलब है कि ऊर्जा का, एनर्जी का एक फॉर्म आप दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हीट निकलेगा, और हीट आपके लिए वो यूजफुल नहीं रहेगा, ऑल्दो इट इज एनर्जी, ऑल्दो इट इज ए काइंड ऑफ थर्मल एनर्जी, पर वो उस प्रोसेस में जो कन्वर्जन किया वो आपका पर्पस नहीं था, वो के हीट को निकालना आपका पर्पस नहीं था, लेकिन तब भी हीट निकला। तो इसका मतलब 100% एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ हिस्सा उसका हीट के रूप में व्यर्थ जाता है, एंड दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कह सकते हैं, ठीक है, एनर्जी टोटल एंट्रोपी। और देखिए सिंपल सी बात है कि हमारी अब एक वर्ड आता है एंट्रोपी, एक वर्ड होता है एंथैल्पी। आप बोलोगे सर ये तो प्योरली केमिस्ट्री पढ़ाने लगे आप, नहीं बेटा, अगेन मैंने कहा ना आपसे कि आपको सब्र के साथ मेरी शुरुआती क्लासेस सुननी पड़ेंगी तो आपको पूरा बायोलॉजी पढ़ने में मजा आएगा। मैं एक वर्ड यूज करता हूं एंट्रोपी, एक एंथैल्पी। क्या मतलब है इन वर्ड्स का? एंट्रोपी मतलब लगातार डिसऑर्डर की ओर बढ़ना, लगातार ऊर्जा का क्षरण होना, लगातार एनर्जी का हीट के रूप में बाहर निकलना, डिसिपेट होना एनर्जी का लगातार जो है वो ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट होना जो लेस यूजफुल होता है, जो कम उपयोगी होता है, दैट इज द एंट्रोपी। और एंथैल्पी का मतलब क्या है? जब आपने जो है वो एनर्जी को कहीं स्टोर किया हुआ आपने, यानी मैटर के बीच में फंसी एनर्जी के जो मेटेरियल पदार्थ हैं उनके बीच में जो एनर्जी प्रेजेंट है, ट्रैप्ड एनर्जी जो अंदर प्रेजेंट है, दैट इज द एंट्रो, वो रिप्रेजेंट करती है एंथैल्पी को। तो एंथैल्पी ड्यू टू केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्ड्स के कारण जो मैटर के अंदर ऊर्जा प्रेजेंट है वो एंथैल्पी है। और जो एनर्जी कन्वर्जन में जो हीट के रूप में निकल गया है, जो डिसऑर्डर की ओर बढ़ गया है, वो एंट्रोपी है। ये वर्ड भी याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है बायोलॉजी में, ठीक है, क्लियर? तो कहने का मतलब यह है कि हमारी इस अर्थ को लगातार एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एनर्जी आती कहां से, ये ऊर्जा आती कहां से? ये आती है सन से के। मतलब अर्थ का भी एक इलेक्ट्रिकल प्लग है जैसा बनाया मैंने के इस इमेज में। मतलब कहने का ये है कि वी नीड कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन के। अब याद रखना इस बात को, इसका मतलब ये है कि अर्थ इज एन ओपन सिस्टम, अर्थ इज एन ओपन सिस्टम फॉर एनर्जी के। हमारी अर्थ जो है वो ऊर्जा के लिए एक खुले तंत्र के समान है, इट इज एन ओपन सिस्टम फॉर एनर्जी, क्लियर? चलिए, और यदि एनर्जी को आपको मापना हो, इसकी आपको इकाइयां तय करना हो तो क्या होगा? तो इसकी इकाई होगी बेटा कैलोरी के, एंड कैलोरी इज द बेसिक। एनर्जी को नापने के लिए हम क्या करते हैं? हम कैलोरी का इस्तेमाल करते हैं के। तो कैलोरी वर्ड भी हम कई जगह इस्तेमाल करेंगे हम के। और कैलोरी का यदि आप डेफिनेशन देखें तो आप बोलेंगे द अमाउंट ऑफ हीट, ऊष्मा की वो मात्रा जो 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिक्वायर होती है। द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर 1 डिग्री सेल्सियस के, यानी ऊष्मा की वो मात्रा जो 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? 1 कैलोरी कहते हैं, क्लियर? चलिए, अब मैंने कहा ना आपसे कि 2 बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक वर्ड है बेटा, एक वर्ड है एंथैल्पी, एक वर्ड है एंथैल्पी, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड है एंट्रोपी, ठीक है। ये वर्ड याद रखना, क्योंकि ये क्या होता है, हम पढ़ तो लेते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, शब्द को याद कर लेते हैं, पर उसका मतलब समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और मैं कहता हूं सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां होता है बेटा, कि हम साइंस को पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम उसे याद करना चाहते हैं, हम उसको समझना नहीं चाहते। ठीक, आप पढ़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो आपको समझना होगा, ठीक है। आपको एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे समझना होगा, तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एंथैल्पी जो है उसको, उसके बारे में क्या लिखा है उसके बारे में कि इट इज जो है एंथैल्पी इज जो है डिनोटेड बाय दी लेटर एच, एट लेटर एच से उसको हम डिनोट करते हैं, रिफर टू द मेजर ऑफ टोटल हीट कंटेंट इन ए थर्मोडायनामिक सिस्टम अंडर द कांस्टेंट प्रेशर के। एक नियत तापमान पर एक दिए गए तंत्र के अंदर, सिस्टम के अंदर कितना एनर्जी प्रेजेंट है, कितना ऊर्जा प्रेजेंट है, कितना ऊष्मा उसके अंदर प्रेजेंट है, उस एनर्जी के अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी बोलेंगे। तो मतलब ये कि एंथैल्पी इज का मतलब मैंने बताया कि मटेरियल के अंदर, मैटर के अंदर प्रेजेंट जो ऊर्जा के अमाउंट है वो एंथैल्पी है। और फिर एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? एंट्रोपी को लेटर एस से डिनोट करते हैं, और ये डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, यानी ऊर्जा का कितना वेस्टेज हुआ है, परिवर्तन
परिवर्तन होने पर कितना एनर्जी हीट के रूप में निकल गया उसको इशू करता है। तो इट इज ए डिसऑर्डर इन दी थर्मोडायनामिक सिस्टम। क्लियर? यदि ऊर्जा सिस्टम में, अब देखिए बेटा ध्यान से बात सुन के, ऊर्जा सिस्टम में अंदर आएगी, हीट एनर्जी इन के, जब ऊर्जा सिस्टम में अंदर आएगी तो एंथैल्पी बढ़ेगा के, और ऊर्जा सिस्टम से बाहर निकलेगी तो एंथैल्पी घटेगा। इंपॉर्टेंट, याद रखना इस बात को, ठीक है ना? कई बार बच्चों को लगता है कि सर ये तो बायोलॉजी की क्लास हो ही नहीं सकती है। यस, इट इज बायोलॉजी एंड इट इज द बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। हम ब्रश कर रहे हैं पुराने कॉन्सेप्ट को ताकि हमको जाके कुछ अनजानी अजनबी ना लगे कि कभी बोलना ना पड़े हमें कि ए अजनबी तुम कौन हो, ठीक है? तुम कौन हो एंथैल्पी? क्या तुम एंट्रोपी की सिस्टर हो? नहीं, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? चलिए, तो मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा एंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट इन ए थर्मोडायनामिक सिस्टम व्हेयरएज एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर इन द सेम। याद रखना बेटा, ठीक? जब एक आइस क्यूब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि एंथैल्पी में कमी आ रही है, एंट्रोपी वहां पर बढ़ रहा है, ठीक है ना? क्लियर? एंट्रोपी मींस रेंट। अब ये बार बार एंट्रोपी के बारे में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम इसके बारे में जब लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे, हम जब इसके बारे में जो है वो लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि लिविंग रिएक्शंस क्या होती है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो हमें कई बार इसके ऊपर बात करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना? ठीक, चलिए अब क्या है? अब सबसे बड़े मजे की बात यह, हमें लगता है कि सबसे आदर्श अवस्था होती है इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था। याद रखना एक बात के, जब सब कुछ थमा हुआ है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, संतुलन में है, तो चीज काम नहीं कर रही है, ये डेथ के सिम्टम है। यदि लाइफ को बनाए रखना है, जीवन को बनाए रखना है, तो आपको नॉन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। जैसे होता ना कि हम एक पार्क में गए, ठीक है? पार्क में क्या है, छोटे बच्चों के पार्क में हम देखते हैं जो होता ना अपना बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, तो उस पार्क में जो है लॉन में जो है एक सीसा लगा हुआ है, ठीक है? सीसा समझते हैं आप कि वो ऐसा होता है जो जहां पे इधर एक बैठ गया, एक इधर बैठ गया, तो उसको हम तो शीशे ही बोलते हैं उसको, तो वो शीशा जो है वो उसको यदि मूव करा, एक आदमी यहां बैठ गया, दूसरा यहां बैठ गया, फिर एक ने मूवमेंट किया, फिर ये मूवमेंट शुरू हो गया यहां बैठ के। मतलब जब तक आप इसमें अनइक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं करेंगे तब तक ये मूवमेंट नहीं करेगा। यदि आप सोचिए कि एक 25 किलो का यहां बैठ गया, एक 25 किलो यहां बैठ गया, कोई भी मूवमेंट नहीं दिया जाएगा इसको, दोनों ऐसे बैठे रह जाएंगे, है ना? एक 50 किलो का यहां बैठ गया, यहां 25 किलो बैठा, तो ये ऊपर उठ जाएगा ऐसे, ठीक है? मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि कोई भी सिस्टम यदि इक्विलिब्रियम में रहेगा तो वहां पे हमको मूवमेंट्स देखने नहीं मिलेंगे, एक्शन देखने नहीं मिलेगा, और एक्शन, मूवमेंट और एक्टिविटी देखने नहीं मिलेगी तो लाइफ खत्म हो जाएगी। मतलब यह है कि पूरी प्रकृति में एक चीज का प्रयास चल रहा होता है, जीवन को बनाए रखने के लिए, लाइफ को बनाए रखने के लिए पूरी प्रकृति में एक प्रयास चल रहा होता है, और वो प्रयास होता है कि किसी प्रकार से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो जाए। और जैसे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गई तो सारे काम बंद हो जाएंगे, लाइफ खत्म हो जाएगी। तो मतलब नॉन इक्विलिब्रियम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू मेंटेन द लाइफ। एक नया फैक्ट मालूम चला है, तो ठीक है, और इस पर हम विस्तार से बात करेंगे जब लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे, लाइफ पढ़ेंगे, तब इस पर हम डिटेल में बात भी करेंगे इसमें हम, ठीक है? अभी एक बड़ा अच्छा कोटेशन हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ डेथ। इक्विलिब्रियम जो होता है वो एक प्रकार से मृत्यु की अवस्था होती है। ओनली कियोस प्रोड्यूसेस लाइफ, ठीक? मतलब केवल जो हलचल है, जो कोलाहल है, जो डिस्टरबेंस है, वही जीवन है। तो याद रखना एक बात के, यहां पर एक बड़ा अच्छा लेसन सामने आता है, वो लेसन ये है, जिंदगी में कुछ कम है, लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, परेशानियां हैं, खुशियां हैं, पाने को है बहुत कुछ, खोने को है थोड़ा कुछ। यही जीवन है, यही लाइफ है। जीवित हैं तो परेशानियां होंगी, जीवित हैं तो मुकाबला करना पड़ेगा, जीवित हैं तो लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ेगा। अब कोई जीवित ही नहीं है तो उसके लिए फिर क्या फर्क पड़ता है कि दुनिया में क्या हो रहा है? तो हमेशा जब आप सेटिस्फाइड रहेंगे, बहुत अधिक संतुष्ट रहेंगे, तो आप चीजों को खोज नहीं पाएंगे। मेरी बात सुनेगा, बड़ी गंभीर बात है कि जब आप सेटिस्फाइड रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, कुछ नया करना नहीं चाहेंगे, कुछ नया खोजना नहीं चाहेंगे, सेल्फ कंटेंटेड है बहुत अधिक,
तो आप बहुत अधिक विज्ञान में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। साइंस हमेशा ऐसे लोगों का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। विज्ञान एक ऐसे लोगों का समूह है जहां पे ऐसे लोग काम कर रहे होते हैं जो संतुष्ट नहीं है, जो प्रेजेंट सिनेरियो उससे संतुष्ट नहीं। इसीलिए वो एक दिन एरोप्लेन बना लिए, एक दिन रॉकेट को आसमान में छोड़ दिए, सैटेलाइट बना लिए, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं, जो था उसमें वो कुछ और ढूंढ रहे हो, कुछ और ढूंढना चाहते हो। और ये असंतुष्टि ही विज्ञान को यहां तक लेके आया। और आगे भी मनुष्य होमोसेपियंस की बेसिक प्रकृति है, मनुष्य की होमोसेपियंस की। कभी मैं आपको होमोसेपियंस के बारे में कुछ चीजें बतलाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं मनुष्य के बारे में, जिस पर हम बात करेंगे कि हमारी क्या प्रवृत्ति होती है, इनहेरेंट कैपेबिलिटी क्या होती है। तो होमोसेपियंस की ये बेसिक प्रकृति है, वो प्रकृति है लगातार चीजों को खोजते रहना, जिज्ञासु बने रहना और अपने आप से संतुष्ट ना होना, यह उसकी प्रकृति का हिस्सा है। उन चीजों पर यकीन करना जो उसको दिखाई नहीं पड़ रही है, उन चीजों की कल्पना करना जो उसने देखी भी नहीं है, यह भी मनुष्य की प्रकृति है। केवल होमोसेपियंस ऐसा कर सकते हैं, दूसरा कोई एनिमल ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा कोई एनिमल ऐसा नहीं कर सकता है जो होमोसेपियंस कर सकते हैं। वे उन चीजों की कल्पनाएं कर सकते हैं जो उन्होंने देखी भी नहीं है, वे उन चीजों के बारे में बातें कर सकते हैं जिनका उनको अनुभव भी नहीं है। यह होमोसेपियंस की कैपेबिलिटी है। तो जो नॉन इक्विलिब्रियम है, जो ऐसी अवस्था, मैं कह रहा हूं सामाजिक पर्सपेक्टिव में, मैंने आपसे कहा ना कि आप अपने आसपास की परिस्थिति से प्रभावित मत होइए, क्योंकि वो नॉन इक्विलिब्रियम ही आपको जो है बॉटम से टॉप तक लेके जाएगा आपको। तो हम यहां पर क्या कहते हैं, हम कहते हैं यहां पे कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर भी ऐसे ही है कि इक्विलिब्रियम यदि स्टैब्लिश हुआ तो एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो आप कोई फंक्शन नहीं कर पाएंगे, आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। किसी कार्य को करना है, किसी वर्क को परफॉर्म करना है, तो आपको नॉन इक्विलिब्रियम के स्टेट में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। देन एवरीथिंग कम्स एट द लेवल ऑफ केमिस्ट्री के, यानी पूरा का पूरा बायोलॉजी जो है उसका एक अल्टीमेट जगह, जो जगह है छिपा हुआ है, जो सार छिपा है, वो केमिस्ट्री के अंदर छिपा हुआ है। फिजिकल फोर्सेस जो हमको नहीं दिखाई पड़ते हैं ना, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजी। जो केमिस्ट्री है, फाइनली बायोलॉजी का अंतिम सिरा केमिस्ट्री में जाके खुलता है, एंड फाइनली बायोलॉजी का जो तार है आखिर में जाके कहां खुलता है, वो केमिस्ट्री में जाके, वो कहलाता है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। सेल बायोलॉजी में सेल के साथ साथ हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को भी स्टडी करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि आपको इस इमेज में दिखाई पड़ रहा है एक छोटे बच्चे का, हमने क्या देखा, हमने उसका जो है वो एब्डोमेन वाला हिस्सा हमने देखा, हमने उसको देखा, हमने एब्डोमेन वाले हिस्से को देख रहे हैं हम उल्टा, जो एरो का डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हैं यहां पे हम के, तो हमने छोटी बच्ची का एब्डोमेन वाला हिस्सा निकाला, हमें दिखाई पड़ रहा है ईसोफेगस, लीवर, स्टमक के एंड पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर सब दिखाई पड़ रहा है। हमने स्टमक वाले हिस्से को सिलेक्ट किया यहां पे और उसको मैग्नीफाई करके देखा, तो हमने एक ऑर्गन को देखा। पहले हमने क्या किया, उस बच्चे के शरीर में कई सारे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम होगा, एंडोक्राइन सिस्टम होगा, हमने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को लिया, ठीक है, जीआईटी को लिया, हमने पाचन तंत्र को लिया, उसको देखा, सिस्टम को, ऑर्गन सिस्टम को देखा हमने, उसमें से स्टमक को लिया हमने, स्टमक का एक हिस्सा हमने जो है वो मैग्नीफाई करके देखा, हमें टिश्यू दिखाई पड़ा, टिश्यू में हमको क्या दिखाई पड़ा, सेल्स दिखाई पड़े, और सेल्स को जब हमने जो है खोलकर देखा तो हमें मॉलिक्यूल्स दिखाई पड़े, केमिकल्स दिखाई पड़े, और उन मॉलिक्यूल्स को देखा तो उनमें हमको एटम्स दिखाई पड़े, ठीक है। मतलब ये कि एवरीथिंग कम्स, जब आप सेल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं सेल में सेल मेम्ब्रेन है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है मतलब तो सच है वो है केमिस्ट्री कि वही मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल अलग कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं और वो लाइफ को क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब ये कि एटम है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, और अब प्रश्न उठता है कि लाइफ की शुरुआत कहां से हुई थी, कि फ्रॉम वेयर द लाइफ बिगिंस, क्या सोडियम क्लोराइड लाइफ है? नहीं, ठीक। मतलब हम कहते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल के लेवल पर आप इतना बोलते हैं कि लाइफ की शुरुआत कहां होती है, जब जो इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ लाइफ के, मेरी बात ध्यान से सुनकर के, इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर्म ऑफ लाइफ के, जीवन का स्वतंत्र रूप के, जो मल्टीप्लाई कर सकता है, अपने जैसी कॉपी तैयार कर सकता है, वहां की उसकी शुरुआत होती है सेल से। लेकिन फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, जीवन का पहला चिन्ह दिखाई पड़ता है हमको न्यूक्लिक एसिड में, नाभिकीय अम्ल में। न्यूक्लिक एसिड ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं,
जो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं वो होते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये दे आर दी फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। लेकिन फर्स्ट इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ लाइफ इज सेल होता है, वहां से शुरू होता है। सेल्स के मिलने पर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऐसे कई ऑर्गन सिस्टम से एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ऊर्जा, मैटर, ठीक है, केमिकल्स, ये सब कुछ जो है वो बायोलॉजी के अंदर शामिल है। हम जब फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो हम साफ साफ देखते हैं कि यहां पे हमने क्या किया, हमने CO2 को लिया, हमने वाटर मॉलिक्यूल को लिया, हमने उसमें हमने सोलर एनर्जी को लिया हमने, और उससे क्या बन गया, शुगर मॉलिक्यूल बन गया, और साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद के रूप में जो है ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, फिर हमने जब रेस्पिरेशन किया तो उसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लिया हमने, ऑक्सीजन को उसमें ऐड किया हमने, फिर से CO2 को बनाया हमने और H2 को बनाया हमने, और एनर्जी बाहर निकला। मतलब देखिए आप के यानी जो चीज जिसका पर्पस था एनर्जी इन एंड एनर्जी आउट, बाकी सब तो सेम है, CO2 H2O ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ग्लूकोज ऑक्सीजन CO2 H2, देख लीजिए आप, है कि नहीं। मतलब ये केवल कैरेक्टर मात्र थे, दे आर बेसिकली एक कैरेक्टर मात्र है, पात्र थे केवल, ये आर्टिस्ट थे केवल। ये सारा खेल तो हुआ इसके लिए कि ऊर्जा को अंदर लिया, ऊर्जा को बाहर किया। ठीक है कि नहीं। यही तो केमिस्ट्री का एक मजा है कि बायोलॉजी में क्या देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं हम, देख रहे हैं यहां पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस में आपने बेसिकली आपका पर्पस था ऊर्जा को अंदर लेना, CO2 H2O प्लस एनर्जी, ग्लूकोज बन गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, फिर आपने उसी ग्लूकोज में ऑक्सीजन को ऐड किया, वापस से CO2 H2O को बना दिया और ऊर्जा को बाहर निकाल लिया। मतलब फोटोसिंथेसिस एनर्जी को अंदर ले रहा था, रेस्पिरेशन एनर्जी को बाहर निकाल रहा था, दोनों एकदम एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हैं। क्लियर। तो कहने का मतलब यह है कि मैटर और एनर्जी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजी। क्लियर। चलिए अब जब हम एटम की बात करते हैं कि एटम क्या, किस तरह का होता है एटम, तो अब देखो ये तो आप अच्छे से पढ़े हुए हैं कि एक एटम में क्या होता है कि जो उसका सेंट्रल हिस्सा, जो न्यूक्लियस वाला हिस्सा होगा, वहां पे आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने मिलते हैं, और आसपास उसके इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक, याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उनको, उनके बारे में जो साइंटिस्ट मानते हैं कि दे आर हैविंग दी वेव नेचर, उनकी तरंग प्रकृति होती है, दे आर लाइक वेव्स, लगातार घूम रहे होते हैं, और जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यदि कोई है तो वो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जब आयनिक फॉर्मेशन, आयन का फॉर्मेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आप बोलोगे फिर से केमिस्ट्री में क्यों घुस गए आप जाके, क्या आप चाहते हो कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री सब पढ़ाना चाहते हो? नहीं, मैं केमिस्ट्री में नहीं एंटर किया, मैं बायोलॉजी के अंदर ही हूं। जब आप जो है CO2 में आप हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, शुगर को बना रहे हैं आप, तो आपने क्या कर रहे हैं, आप CO2 का रिडक्शन कर रहे हैं। आप वाटर मॉलिक्यूल को तोड़कर आप जो है उससे ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं, तो आप उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं आपके। जब हाइड्रोजन आपने निकाल लिया और उसको आपने दे दिया किसी को, मतलब यह है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में दो घटनाएं घट रही हैं, CO2 का रिडक्शन हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन है तो एक प्रकार से ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो गया। वो ऑक्सीडेशन बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से बेटा ये। ठीक है, क्लियर। देखिए 1925 में लुइस डी ब्रॉगली के, इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला 1929 में। इन्होंने बताया था, बेसिकली क्या बताया इन्होंने, जो हम मोटे तौर पे बात करेंगे, हम बोलेंगे कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के बारे में, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने बताया और एक बाकायदा इक्वेशन दिया, और इस पर बहुत सारा थ्योरी बेस्ड है इस पर, और इस पर पूरा साइंस जो है वो टिका हुआ है कई हद तक। ठीक है, देन कम टू दी केमिकल बॉन्ड्स के। अब हम बात करते हैं, तो मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, मैं केवल इतना बता रहा हूं कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कई तरह के बॉन्ड, क्योंकि हम पढ़ेंगे आगे, जब हम बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, हम पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। हम
ईस्टर बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। तो ये जो बॉन्डिंग है मतलब क्या है, मतलब हम कहते हैं कि केमिकल्स आपस में जुड़ते हैं, मॉलिक्यूल्स जो एटम आपस में जुड़ते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं या किसी कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, तो क्या करते हैं वो बॉन्डिंग वहां पे देखने मिलती है हमको के। तो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, इसके अलावा आपको जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने मिलते हैं आपको के। देन मेटलिक बॉन्ड्स भी होते हैं। ठीक, तो देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल सा कार्टून जो कह रहा है आपसे कि एक एटम कह रहा है, सोडियम एटम कह रहा है कि आई हैव एन एक्स्ट्रा वन, यू कैन हैव इट, कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तुमको चाहिए क्या? क्लोराइड बोल रहा है आई हैव ओनली 17 इलेक्ट्रॉन, मेरे पास केवल 17 इलेक्ट्रॉन है और मुझे अकेलापन लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मुझे और चाहिए। सोडियम ने उसको ऑफर किया कि दुखी मत हो बहन, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। दोनों बोले आर यू श्योर, अच्छा पक्का, ऐसा चलेगा? चलेगा। दोनों आए। अब क्या हुआ कि सोडियम बोलता है कि तुमने मेरा इलेक्ट्रॉन ले लिया है, नाउ आई एम फीलिंग पॉजिटिव, के मैं पॉजिटिव के। अब सोचिए सोडियम क्लोराइड बनाए, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोराइड को दे दिया, जुड़ गए दोनों आपस में, सोडियम क्लोराइड बन गया। क्लियर? दिस इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री कि आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के चलते आपस में साझा करने से केमिकल्स बन रहे हैं। ठीक है, ठीक। फिर आते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स पे। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रेजेंट है जो उनको जोड़े हुए आपस के। इट इज ऑल्दो अदर बॉन्ड से कंपेयर करोगे तो इट इज अ बिग बॉन्ड, इट इज अ बिग, वन ऑफ द बिगेस्ट बॉन्ड के, लेकिन ये वाटर मॉलिक्यूल के तरल प्रकृति को बनाए हुए हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल को कहीं खींचोगे दूसरा वाटर मॉलिक्यूल पीछे पीछे खींचा हो जाएगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आप बोलोगे सर ये फिर से क्यों पढ़ा रहे हो इसके बारे में? मैं जब आपको हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहा हूं आपसे, मैंने कहा आपसे कि एक वाटर मॉलिक्यूल को खींचोगे तो पीछे पीछे दूसरा वाटर मॉलिक्यूल खींचा हुआ चला आएगा और इसलिए पानी आपको एक कॉलम के रूप में देखने मिलेगा, बहता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। और वो थ्योरी बड़ी काम की है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। वाटर के मूवमेंट की बात करेंगे, वहां ये काम आएगा। ट्रांसमिशन कैसे होता है वहां काम आएगा। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैसे प्रोड्यूस होता है उसमें काम आएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब मैंने कहा कि बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो मैंने कहा आपसे कि ये बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, बेसिक फंडा है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन पास आएगा, रिडक्शन होगा, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा यहां पे। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक, और जो फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया के बारे में मैंने कहा था आपसे रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। आप देखिए कि CO2 जो है उसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो शुगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल को जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑक्सीडेशन होगा। याद रखिए रिडक्शन की ब्रॉडर डेफिनेशन में होता है कि आप उसमें या तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें या हाइड्रोजन आयन को जोड़ दें आपके, तो क्या होगा? वो होगा रिडक्शन। किसी सब्सटेंस से यदि आप हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेंगे आप तो वो क्या होगा? वो होगा ऑक्सीडेशन होगा उठके। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे वो उसका ऑक्सीडेशन होगा वो। ठीक है, तो यहां पे क्या है, मैंने कहा आपसे कि CO2 का होता है रिडक्शन और H2O का होता है ऑक्सीडेशन। इसलिए फोटोसिंथेसिस जो होती है वो क्या होती है? वो एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है। क्लियर? ठीक है, इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन। पर चूंकि हमारा पर्पस जो है वो है शुगर बनाना, तो हम इसको बोलते हैं कि इट इज अ रिएक्टिव प्रोसेस। यदि हम एक पर्सपेक्टिव में केवल तो हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि जहां पे जो रेडॉक्स रिएक्शन है बायोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब फोटोसिंथेसिस को हम एज आइसोलेटेड रिएक्शन के रूप में लेते हैं, केवल शुगर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसको हम रिडक्शन बोल सकते हैं। लेकिन जब हम वाटर मॉलिक्यूल के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का क्या हुआ यहां पे? ऑक्सीडेशन हुआ यहां पे। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ये तो हमने बात की किसके बारे में? हमने बात की है रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात की हमने। तो आज के इस लेक्चर में यहां पर हम बात खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे थोड़ी सी कि सेल के अंदर सॉल्यूशन किस तरह के होते हैं, कि सॉल्यूशन के टाइप पर बात करेंगे हम। फिर हम आएंगे कि बायोलॉजी के जो बेसिक्स उस पर हम बात करेंगे, फिर हम बायोलॉजी में एंटर करेंगे आपके। तो याद रखिए शुरुआती जो क्लासेस हैं आपकी बेटा, 1 या 2 क्लास आपकी जो हैं, उन क्लासेस में बेसिकली हम साइंस को समझने के लिए, बायोलॉजी को समझने के लिए बेसिक्स को, फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ताकि जब मैं कोई शब्द इस्तेमाल करूं, कोई चीज को मैं बतलाऊं तो आपको उसका मतलब मालूम रहे आपको। क्लियर? ठीक है, तो उम्मीद है बेटा कि इन क्लासेस से हम फंडामेंटल्स को बिल्टअप कर पाएंगे और आगे हम जो है बड़ा महल ऊपर बना पाएंगे आपके। याद रखिए किसी भी बड़े महल को बनाने के लिए उसकी आपको नींव को मजबूत करना होता है। जितनी स्ट्रांग उसके बेस होता है उतना लंबा बिल्डिंग बन सकता है। ठीक है, इसीलिए कभी भी फंडामेंटल से वर्क करने से जो है, जैसे आपको पता होगा कि फिजिक्स की क्लास चल रही है तो उसमें आपको पहले सर फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। वो आपको मैथ्स के बेसिक्स बतला रहे हैं, रिवाइज रिकॉल करवा रहे हैं आपको, ताकि फिजिक्स समझ में आपको आए। फिर वेक्टर्स पढ़ाएंगे आपको ताकि फिजिक्स समझ में आपको अच्छे से आए।
केमिस्ट्री में सर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जब तक एटम नहीं मालूम होगा, आपको उसका स्ट्रक्चर नहीं मालूम होगा, तो पूरी केमिस्ट्री समझ में आना मुश्किल है ना। तो इसलिए टीचर्स जो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं उनको फॉलो करते चलना है आपको बेटा, और लगातार मेहनत करना है, पढ़ते रहना आपको, ठीक है। शुरुआत में क्या होगा, थोड़ा सा कंटेंट आपको लगा कि हाँ अभी तो एक्चुअल कंटेंट शुरू कब होगा, तो देखिए 2-3 क्लासेस जो होती है वो बेसिक्स होती है, फाउंडेशन के लिए होती है, फिर उसका एक्चुअल कंटेंट पे हम बात करते हैं। ये जो पढ़ा है इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, जो अपने आप आज मैंने जो पढ़ाया आपको, ठीक है ना। तो चलिए, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और आज डे 1 है तो अपनी शपथ जो आपने ली है उसको जरूर रिकॉल कर लेना एक बार, ठीक है ना। और बिल्कुल आपको कॉन्स्टेंटली बेटा फॉलो करना है, लगातार फॉलो करना है आपको लेक्चर्स को, कोई लेक्चर मिस नहीं करना है, बैकलॉग जो है वो नहीं लगना चाहिए आपका, आपको डीपीपी सॉल्व करने हैं, आपको टेस्ट भी आपको बकाया प्रिपरेशन करना है उसका आपको, ठीक है। तो मतलब आप एक सिस्टम का हिस्सा रहेंगे बेटा, आप मेरी कमांड्स को मानते हुए चलेंगे ना, तो निश्चित तौर पर जो है आप सच्चे कमांडो बनेंगे और सफलता आपको जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट।